मेरी देवरानी शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी, जबकि मैं तो एक बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती रहती थी और कहती जल्दी से तुझे डिवोर्स दिलवाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त हैरान हो गई जब उस रात मेरे पैरों में गिरकर मेरी देवरानी कहती, देख लेना, जिस दिन बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन मुझे सब लोग धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त आया, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम एक बांझ हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और फ़ौरन उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्चे से कपड़ा हटाया तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा नहीं। ज़िंदगी हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर न जाने मेरे हिस्से में इम्तिहान क्यों आए। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल में खूब राज करूँगी। यह खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हर देखने वाले मुझे देखते ही रह जाते थे। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया था, जिससे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। मेरी खूबसूरती से भी मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे ही दिन चल गया था, जब मैं सुबह फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति का नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर भी मेरी ननद मेरे कमरे में घुस जाएगी। मैं जब नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आ गई तो मैंने मेरा सारा सामान इधर उधर किया हुआ था। मैं हैरान रह गई कि मैं बोली, अंकिता, यह सब क्या कर रही हो? उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई। वह जलकर बोली, भाभी, मैं वह क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसे लगाकर आपका रंग इतना सफ़ेद हुआ है। मैं तो उसी की बात सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, अंकिता, यह तो मुझसे भी पूछ सकती थी। मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी? यह क्या बचपना है? मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ऐसा ही है। अंकिता मुझे घूर कर कमरे से बाहर निकल गई। जब मेरा पति दिनेश कमरे में आया तो मैंने उससे उसकी बहन की शिकायत की। वह कहने लगा, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी ज़िद्दी है, उसके दिल में जो आता है वो वही करती है। दिनेश कहने लगे, पूजा, एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ, अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूल कर भी मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी मत करना। मेरे पति की बात ने मेरे पैर बांध दिए थे। फिर अगले दिन मेरी ननद ने मेरे सारे काले सूट ले लिए और कहने लगी, भाभी, आप इस घर में यह रंग नहीं पहन सकती। मैं तो हैरान हो गई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? अंकिता कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती हो, आपके सामने मेरा रंग काली शाही लगता है। मैं तो उस लड़की की बात सुनकर परेशान हो गई थी। ना जाने वह मेरा अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति से कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया कि जैसे अंकिता कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में यह सब सवाल पैदा हो रहे थे कि मुझे यह तो बताइए कि मेरी शादी आपसे क्यों हुई, आपकी अंकिता से? मगर मैं यह सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकी। यूं ही मेरी शादी को 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीने में मेरे पति ने कभी मुझसे खुलकर बात भी नहीं की। वह मुझे अपनी एक नौकरानी समझते थे, मुझे अपने कामों का हुक्म देते थे और मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती थी, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं? ज़रूरत के चलते वह काम भी आते हैं, मगर फिर भी सारी ज़िंदगी अजनबी ही बने रहते हैं। 2 महीने बाद मेरी ज़िंदगी में एक और परेशानी ने सर उठा लिया था। यह मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू, कोई खुशखबरी नहीं है? मैं उनकी बात पर बोली, नहीं माँ जी, अभी तो नहीं है, इतनी जल्दी खुशखबरी की क्या ज़रूरत है? मेरी सास हंसकर बोली, लो, तुमने भी खूब कहा। तुम्हें पता है कि मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी, और एक तुम हो कि 2 महीने बीतने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की बात ने मेरे दिल को बहुत दुखा दिया। क्या यही बात है? उन्हें भगवान से डर भी नहीं लगता?
मैंने सर झटक दिया था। मेरी सास और ननद उठते बैठते मुझे ताना दे रही थी। यूं ही देखते वक्त रेल की तरह हाथों से निकला जा रहा था। 1 साल हो गया मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी। सच तो यह है कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए कोई बात ही नहीं की। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मेरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं। मैं बच्चा दे सकी तो ठीक और ना दे सकी तो इसका हल तो मेरी सास ने पहले से ही निकाल के रखा था। वह कहने लगी कि मुझे तुझे कुछ दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए अपने पति से सास की शिकायत की। उन्होंने कहा मुझसे कि तलाक दिलवा देंगे। दिनेश कहने लगे, मैंने मम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वह कहेगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह बात मुझे बहुत मुश्किल से बर्दाश्त थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। वह मेरे देवर शाम के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। हालात में भी उठते बैठते मुझ पर तानों की बरसात करती थी। मुझसे क्या कहती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने शाम की पत्नी कहीं पूजा जैसी बांझ लड़की ले आऊं। मैं ये बातें सुनकर सोचती, क्या मैं सच में बांझ हूँ? मैं अपना डॉक्टरी इलाज करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति दिनेश से कहा कि मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलें। मेरा पति मुझे देखकर बोला, पूजा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं। मैंने यह सुना कि जो औरत बांझ होती है, जिनका अपना मर्जी इलाज करवा लो, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं तो रोने लगी। यह बात तो मेरे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास को शाम के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा क्या पता देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाएं। इसलिए मैंने इस शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे। और फिर एक दिन मोहिनी मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो अब हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी। मगर यह मेरी गलतफहमी ही साबित हो गई, क्योंकि मोहिनी बहुत पढ़ी लिखी थी। वह तो अपने काम से ही काम रखती, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं ही बहाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी। मगर वह कोई ख़ास जवाब नहीं देती थी। असल में मोहिनी अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननद अंकिता भी मोहिनी के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती थी। उसे मोहिनी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगा रखी थी। आप यह रंग नहीं पहनो। मोहिनी ने शादी के 4 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मिचलाने लगा। और यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहिनी प्रेग्नेंट हो जाए। वह प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। एक दिन मोहिनी चक्कर खाकर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। और यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया। वह उठते बैठते मुझे बांझ के ताने देने लगी। फिर इतना ही नहीं, मेरी जवान ननद भी मुझे ताना देने में पीछे नहीं थी। मैं तो हैरान होती थी कि वह कैसी लड़की है जिसे इस बात का भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े मेरे आगे ही ना जाएं। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई। यह पहली बार हुआ था, इससे पहले तो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मैं बोली, क्या बात है मोहिनी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह रोते हुए बोली, आपको मैं क्या कह सकती हूँ? क्या मैंने इस बात पर सिर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। मोहिनी कहने लगी, दीदी, मैं देख रही हूँ घर में
जब से ये पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से आपकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो भगवान के हाथ में है। भगवान चाहे तो दे, न जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी दोषी हो। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, दीदी आपको एक बात बताऊं, यह लोग अभी मेरे माँ होने पर खुश हो रहे हैं। जिस दिन मैं बच्चा दे दूंगी, ये लोग मुझे धक्का देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, बुरी बात है, भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए। भगवान सब अच्छा करेंगे। यह बात सुन वह मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही कमरे में दिनेश आ गए थे। वह बहुत बेचैन लग रहे थे। कमरे में यह वहाँ टहल रहे थे। बोले, इससे पहले कि मैंने उन्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे और पर उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हों। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है दिनेश, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल गई। वह बोले, हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछनी चाहता हूँ। यह शाम की पत्नी तुम्हें अभी तुम्हारे पास आई थी। मैं बस वैसे ही तुमसे बातें कर रही थी। दिनेश जल्दी से मेरे पास बैठ गए और क्या बात कर रही थी? मैंने कहा, आज तक किसी ने इस तरह की दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा। मैं बोली, बस कुछ नहीं। बस फिर से बोले, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बात हुई? अब मुझे दिनेश पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझ में तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली। मैं बोली, बस वह अपने बारे में बात कर रही थी। दिनेश का चेहरा पीला पड़ गया था। बातें? मतलब क्या बातें कर रही थी? वह सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। औरतों की बातें हैं, आप मर्द इससे दूर रहें। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई। मेरे लिए दिनेश का यह व्यवहार अजीब था। मुझे तो मोहिनी की बातें भी अजीब लग रही थी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बातों के पीछे छुपे राज को मुझसे आगाह कर रहे थे। उधर मेरी सास तो मोहिनी की तारीफ किए जा रही थी, जबकि शाम को बहुत खुश थी। वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लेकर आता। यह सब देखकर मेरे दिल में चाहत रह जाती। अक्सर यह ख्याल भी आता कि भगवान के यहाँ किस चीज़ की कमी है। अगर वह मेरी देवरानी को बच्चा दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जबकि दिनेश नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वह बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से। इस बार आपको नहीं कहूँगी, आप मुझे साथ ले चलें। मेरी बात सुनकर दिनेश हंसकर बोले, पूजा, तुम अभी तक नहीं समझ पाई? मोहिनी के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तो तुम्हें अपना बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम न जाने अब किस गलतफहमी में बैठी हुई हो। मैं ये सब बातें सुनकर तंग आ चुकी थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता था। दिनेश नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद मोहिनी किचन में आ गई। वह बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वह मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। जब से पता चला था कि मोहिनी प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद नहीं बनाने देती थी। वह नाश्ता करने आई और बोली, दीदी आपके घर वाले कहाँ हैं? वह आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? मोहिनी की बात सुनकर मेरी पलकें भीग गईं। मैं बोली, मोहिनी, जब मैं छोटी सी थी तो मेरे पापा गुजर गए थे। बहन भाई का तो कोई नहीं है। अब मेरी शादी हो चुकी है। कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी मम्मी भी चल बसी। मेरा कोई मायका नहीं। मुझे पता है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी इसीलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो यह लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे यह दिन ना देखने पड़ते। मोहिनी ने मेरी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। मैं बोली, मोहिनी, भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी यह सब झेलना पड़ता। जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ। मोहिनी की आंखों में बड़ी उदासी छा गई थी। वह बोली, क्या हुआ? अगर आप अभी मुझे वह दुख सहन नहीं
करना पड़ रहा जिससे आप गुजर रही हो। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ ये लोग क्या सलूक करते हैं। मैं बोली, मोहिनी मुझे बताओ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि बच्चा देने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वह हंसकर बोली, आपको कोई बुरा सपना आया है। इतना कहकर वह चली गई। रात हुई तो वह फिर से मेरे कमरे में आ गई। हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं पता कि वह यह सब क्यों कर रही थी, मगर क्यों ही वक्त बीतता गया उसका पेट फूलने लगा था। उसकी डिलीवरी के दिन जो पास आते जा रहे थे तो वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह उसकी हालत ख़राब हो गई। वह मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी तकलीफ़ से भरी आंखों की आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी सच की बात से गुज़र रही है। मेरी सास तो तड़प उठी, दरवाज़ा बजाने लगी, बहू दरवाज़ा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें। पर मोहिनी बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी, कहने लगी, यह कैसा बचपना है, ऐसा ना हो कि तुम हमारा वारिस खो दो। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला लाती हूँ। तब भी मोहिनी ने मना कर दिया। वह बोली, आप बस पूजा दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं थी। मैं किसी तरह मोहिनी की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। मोहिनी कंबल में बच्चे को लिए बैठी हुई रो रही थी। मुझसे कहने लगी, दीदी आप इस बच्चे को लेकर भाग जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? फिर वह मुझसे विनती करने लगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह बताओ मेरा तो कोई नहीं है, मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? मोहिनी ने मुझे एक पता लिख कर दिया और मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा और उसके बच्चों को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार यह पता भी मिल गया था जहाँ मुझे पहुँचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखकर हैरान हुए और बोले, आप तो मोहिनी की जिठानी है ना? मैंने इस बात में हाँ में सर हिला दिया। वह बोले, आइए आइए। वह मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए थे। मोहिनी की मम्मी और बहन भाई सब वहीं थे और उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है? तो मैं बोली, मोहिनी का बच्चा है, उसने आज ही जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर मोहिनी की मम्मी पापा और बहन भाई खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। मैं यह देखकर सब दंग रह गए कि वह बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का। मोहिनी कहने लगी, आप वैसे तो बांझ हैं, फिर भी आप ऐसे कैसे कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाइए? मगर देखिए, कहाँ तो बच्चा है ही नहीं। वह मोहिनी की बहन आगे बढ़ी और बोली, मोहिनी आपके साथ मजाक नहीं कर सकती, ज़रूर कोई ना कोई राज की बात है इस कंबल में छिपी। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, आपके पति की डॉक्टरी रिपोर्ट तो है ना? मैं मायूस हो गई थी। मैं बोली, मुझे दिनेश की डॉक्टरी रिपोर्ट का क्या करना है? तब मोहिनी की बहन ने यह फाइल मुझसे पकड़ ली थी। अब वह उस फाइल को पढ़ रही थी। वो एकदम से चौंक गई थी और कहने लगी, यह देखो दीदी, मैंने कहा था ना, मोहिनी आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। हंसी मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। यह देखिए, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपके पति दिनेश कभी बाप नहीं बन सकते। दीदी, बांझ आप नहीं, आपका पति है। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अगर उन्हें यह सब पता था तो फिर मुझ पर यह जुल्म क्यों डालते थे? दिनेश की रिपोर्ट के नीचे ही शाम की रिपोर्ट भी थी। उसमें यह लिखा था कि शाम भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे। मोहिनी की बहन बोली, दीदी
मोहिनी ने आपको हालत देखकर झूठ मूठ का ड्रामा किया होगा कि वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो घर में सब उनसे नफरत करने लगते। मोहिनी ने ड्रामा किया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद चमत्कार हो गया और मेरे बेटे की कमियां दूर हो गई, जबकि यह तो उन लोगों के साथ रहकर उस राज का पता करना चाहती थी। असल राज तो यही था कि दोनों भाई बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं। तो फिर अब समझ में आया कि मोहिनी क्यों कहती थी इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीन कर मुझे घर से निकाल देना है। मोहिनी की मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन धोखेबाजों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल जी मैं भी आपके साथ चलूँगी। वह राज़ी हो गए। हम सब जब ससुराल पहुँचे तो यह देखकर दंग रह गए कि मेरी सास और ननद बहुत बुरी तरह से मोहिनी को पीट रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि मेरी बेटी की ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। दिनेश भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और फिर थक कर बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा धोखेबाज इंसान नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे में लेकर अपनी कमी बता सकते थे। मैं तब तुम्हारा साथ देती कि हम बच्चा गोद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। तुम फ़ौरन तलाक दे दो मुझे। दिनेश ने तो मुझे तलाक दे दिया, मगर शाम बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। मैं इसे उस धोखे का मज़ा चखा दूंगा उसमें उसने उसके पीछे 9 महीने जिसने रखा था। इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने के लिए गिरफ्तार किया। उसके बाद मोहिनी की मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए। वह कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। मोहिनी ने अपने पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज किया था। उसे भी अब तलाक मिल गया था और हम यूं दोनों लड़कियों की ज़िंदगी मोहिनी समझदारी की वजह से बच गई थी और अब हम बहुत खुश थे। मोहिनी के पापा ने हमारी शादी करा दी और हम दोनों के बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या मोहिनी ने जो फ़ैसला किया वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ही कहानियाँ पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।